अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, हम जानते हैं कि ये दूसरी ईद उल फितर है जो हम लोग बड़ी डिप्रेशन के साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सादगी के साथ हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जिस तरह आप जानते हैं अभी रमज़ानुल मुबारक में बाज़ार वगैरह SOPs की तहत खोले गए थे और बहुत से लोग परेशान भी हुए शॉपिंग करते हुए। लेकिन हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला एज सून एज पॉसिबल इस वबा से हमारी जान छुट जाए, आमीन। मैं नाज़रीन अभी ऐसी शख्सियत के घर में मौजूद हूँ, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताता चलूँ कि वो साबिक जो है वो गवर्नर सिंध रह चुके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए माशाल्लाह से इतना ज़्यादा अगर उनकी मैं कामयाबी के ऊपर बात करूँ तो मेरे ख्याल से ये शो भी कम पड़ जाए। IBA से माशाल्लाह MBA किया, इवनिंग में वो पढ़ाते थे। उसके अलावा अगर बात की जाए IBM जो कि अमेरिकन लीडिंग IT कंपनी है, उसमें जो है अपने फ़राइज़ उन्होंने कई साल अंजाम दिए। और माशाल्लाह से यूरोप की अगर बात की जाए, अफ्रीका की बात की जाए, उसके अलावा और दीगर ममालिक की बात की जाए तो वहाँ पे पाकिस्तान का लोहा मनवाया है और बेशुमार अवार्ड्स माशाल्लाह हासिल किए हैं, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड की बात की जाए, जिसमें बेस्ट एम्प्लॉय की अवार्ड की बात की जाए, कोई चीज़ ऐसी नहीं है मेरे ख्याल से जो रह गई हो। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि बाय चांस से ये जो है पॉलिटिक्स में ये आए थे, इनका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि इनका जो अगर ताल्लुक की बात की जाए ना, बिजनेस से इनका ज़्यादा लगाव था। फाइनेंस से अगर बात की जाए, फाइनेंस का काफ़ी माशाल्लाह एक इनका स्ट्रॉन्ग इनका जो है कह लें कि कहते हैं ना हर इंसान का एक हर चीज़ में इंसान माहिर होता है, उसमें माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है ये। बहुत सारी बातें उनसे भी मैं जानूंगा। आइए मैं इनको खुशामदीद करने जा रहा हूँ, साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर उमर साहब। सर थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ईद के दिन हम लोग सेलिब्रेट करें आपके साथ। मैं चाह रहा हूँ कि सर हम लोग स्टार्ट करें थोड़ा सा आपके माजी में, अगर हम लोग चले आए, थोड़ा बचपन से हम लोग चले आए। आप माशाल्लाह से आर्मी ऑफिसर के बेटे हैं आप, और एकदम से पॉलिटिक्स में आना, और मतलब दोनों भाई माशाल्लाह से असद उमर साहब आपके छोटे भाई हैं। मैं चाह रहा हूँ थोड़ा बचपन थोड़ा हमसे शेयर करें आज ईद के दिन। देखिए, हमारी जो मेरे वालिद साहब थे, जैसे आपने कहा कि आर्मी में थे, बट उससे ज़्यादा उनका मेरे वालिद साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। और जब अलीगढ़ में थे तो उस वक़्त पाकिस्तान की मूवमेंट चल रही थी, और कायदे आज़म का आपको पता है कि अलीगढ़ से बहुत क्लोज़ राब्ते थे, और वो चाहते थे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो, क्योंकि वो फ्यूचर पाकिस्तान का देख रहे थे कि वो सबसे जो बड़ा इंस्टीट्यूशन था मुसलमानों के लिए, वो उससे जो हैं बच्चे ग्रेजुएट हों और पाकिस्तान के लिए तैयार हो फ्यूचर में। सो कायदे आज़म ने अलीगढ़ जाके 2 लड़कों का इंतखाब करना था अपना ADC के तौर पर। तो वो उसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल थे, और सन 40 की जो करारदाद थी उसमें वो पूरा ट्रैवल करके दिल्ली से लाहौर तक गए कायदे आज़म के साथ, और लाहौर की करारदाद। सो वो जो जर्म्स थे सियासत के हवाले से उस वक़्त से। फिर उसके बाद मेरे वालिद साहब एक वक्त में शाह फैसल, किंग फैसल के मिलिट्री सेक्रेटरी भी थे सऊदी अरेबिया में। 1971 में जब उन्होंने भुट्टो साहब ने जिस दिन ओहदा संभाला था, तो उस दिन तकरीबन 6 या 7 जर्नलों को फारिग किया था, तो उसमें मेरे वालिद साहब भी थे। और भुट्टो साहब के जो 5 साला दौर था, उसमें मेरे वालिद साहब एक दिन भी आज़ाद नहीं थे, या तो जेल में थे या हाउस अरेस्ट थे यहीं कराची में। तो वो एक ज़ाहिर है वो अब एक ऐसा माहौल हो गया था कि ज़ाहिर है आपके वालिद साहब जेल में हैं या हाउस अरेस्ट हैं, तो सियासत पर बात होने तो यकीनी थी। और एंटी भुट्टो वो जज्बात थे। तो हम तो छोटे थे, तो लेकिन बातें जब सब बड़े लोग भी आते थे और बातें होती थी तो उनकी बातें सुनते थे। तो उसकी वजह से नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे हट के हमारे यहाँ सियासत डिस्कस होती थी और इंटरेस्ट। लेकिन सिर्फ सियासत नहीं डिस्कस होती थी हमारे यहाँ, हमारे हाँ शायरी भी डिस्कस होती थी, स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश, जो आप स्पोर्ट्स देख लें उसको फॉलो भी करते थे सारे भाई और वालिद साहब, जो अब तक इंटरेस्ट है। तो कभी ज़ुबैर साहब कभी ऐसा नहीं लगा कि IBM में एक ज़बरदस्त माशाल्लाह नौकरी, आपने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आपने काम किया, और एकदम से पॉलिटिक्स में, आपको पता है हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स दुनिया की दीगर ममालिक से बहुत डिफरेंट है, तो क्या मुश्किलात का कभी आपने सोचा नहीं कि मैं छोड़ दूँ पॉलिटिक्स? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुश्किलात, मैंने नौकरी की 27 साल 26 साल की नौकरी, फिर कोई 2-3 साल बिजनेस भी किया,
और अब भी वो बिज़नेस अपना हैंडल करता हूँ और गवर्नमेंट में भी गया, सियासत भी की। इस सब में सबसे मुश्किल चीज़ सियासत है, क्योंकि बाकी सब चीज़ों का एक रिलेशनशिप होती है। आप नौकरी कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपकी तरक्की होगी, आप बिज़नेस करेंगे, सक्सेसफुल होंगे तो आप ज़ाहिर है आप अर्न करेंगे और अपना नाम पैदा करेंगे। सियासत एक ऐसी चीज़ है कि पहले इस पे कोई गारंटी नहीं है, ऐसे ही सारी उम्र आप गुजार सकते हैं विल्डरनेस में, या आपका जो सेट ऑब्जेक्टिव्स है वो ना अचीव करें, बिकॉज़ ये तो सियासत का ताल्लुक होता है दिलों पर राज करना, कि जी आप आवाम की नज़र में कितने सक्सेसफुल हैं, और वही डिटर्मिन करता है आपकी सक्सेस और फेलियर। यानी ज़ुबैर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाज़रीन, बात बिल्कुल फैक्ट है कि हम समझते हैं कि कोई कामयाब इंसान होता है ना, वो आके ऐसे ही बैठ जाता है कुर्सी के ऊपर। ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने खुद जब रिसर्च की तो मैंने बड़ी डेप्थ में गया, माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे नज़र आई, मैं खुद हैरान परेशान हो गया कि मतलब हम तो समझते हैं आगे टीवी पे सियासतदान और वो बात करना शुरू हो गया, टीवी पे बैठ के वो कहते हैं ना कि टॉक शोज में बैठ के लड़ना शुरू कर दिया लोग, जो आजकल के कहते हैं। लेकिन ये देखिए उनके पीछे उनकी सक्सेस, अगर रेशियो की बात की जाए ना, उसमें कामयाबी उनकी तालीम है। आप देखें IBA से MBA, फिर इवनिंग में माशाल्लाह पढ़ाते हैं, उसके अलावा फिर IBM टॉप नॉच जो है कंपनी है, अमेरिकन लीडिंग कंपनी, बल्कि पूरी दुनिया की मैं कहूँगा IBM जो है वो टॉप नॉच कंपनी है। ज़ुबैर साहब, असद भाई जो आपके छोटे भाई हैं वो ऑब्वियसली वो PTI में है, मतलब कभी ऐसा होता है कि जब मिलते भी होंगे आप लोग, टेबल टॉक भी होती होगी, आपका विजन बिल्कुल वे ऑफ थिंकिंग अलग है, नजरिया हर बंदे का अलग होता है, ऐसा नहीं है। तो जब कभी गुफ्तगू होती है, तो जब असद भाई जब PTI की तारीफ करते हैं, आप जब नून लीग की तारीफ करते हैं, तो कैसे इस सेशन को कंप्लीट करते हैं आप लोग? स्टार्ट ही नहीं करते ऐसा सेशन। अच्छा, स्टार्ट ही नहीं करते आप लोग? क्योंकि एक तो देखें, एक वो भी पढ़े लिखे हैं, और ये आप जो चॉइस है सियासत, इतनी ज़्यादा इसमें इमोशनलिज्म होती है कि आप रैशनल तरीके से डिस्कस ही नहीं किया जा सकता। तो जब आप ऐसे क्लोज एनवायरनमेंट में हों और बाकी लोग भी फैमिली के बैठे हुए हों, तो आप अवॉइड करते हैं कि माहौल को ख़राब ना किया जाए, बिकॉज वो बातें सब सुन चुके हैं कि हम ज़्यादा अच्छे हैं, नहीं वो ज़्यादा ख़राब हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, या जो भी है। तो उसमें हमारे, जिस तरह मैं बता रहा था कि हमारे बचपन से बहुत से दूसरे, मतलब हम स्पोर्ट्स डिस्कस करते हैं, बहुत मतलब पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करते आप लोग? म्यूज़िक डिस्कस करते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, लॉलीवुड सब डिस्कस करते हैं, और बड़े इंटरेस्ट के साथ डिस्कस करते हैं। पाकिस्तानी फ़िल्मों को ज़रूर डिस्कस करते हैं, और जिस तरह असद का भी पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा भी, कि पाकिस्तानी फ़िल्मों को इवन जब मैं गवर्नर था, मिनिस्टर था, तो प्रमोट करने का मैं हमेशा ये कहता था, एक तरीका होता है कि आप खुद जाके देखें ना, ये सिर्फ यहाँ से, ज़्यादातर तो आपको पता है देखते ही नहीं, कहते पाकिस्तानी फिल्में नहीं अच्छी होती। पाकिस्तानी फिल्मों में कौन पसंद है आपको? पाकिस्तानी फिल्मों में माहिरा है, भावेश हयात है, और जो भी आजकल मेल टॉप के जो 2-3 हैं बहुत अच्छे हैं। गाड़ी से लगा जावेद शेख है, जावेद शेख साहब, नो डाउट, बिल्कुल हमारे मुल्क का बड़ा सासा है वो। और जब से वो सैनमास का हमारा एक अच्छा एनवायरनमेंट हुआ है ना, उसके बाद पढ़े लिखे लोगों ने वाकई नाज़रीन जो है उसमें दिलचस्पी लेना शुरू की। अच्छा, म्यूजिक लवर है आप? जी, बहुत ज़्यादा। किसको पसंद करते हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में तो एक तो पुरानी फिल्मों के गाने, उसका कोई मैच ही नहीं है। ओके। नूरजहां के, मेहदी हसन के, अहमद रुश्दी के, वो तो लेजेंडरी हैं मेरे ख्याल में। और करंट की अगर बात की जाए, करंट आजकल जो भी चल रहे हैं मेरे ख्याल में अच्छे हैं, पाकिस्तानी। और गज़ल की अगर बात की, गज़ल गायकी देखे ना, हमारे जो ये अभी आजकल कौन है सिंगर सबसे ज़बरदस्त? राहत फ़तेह अली खान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो तो अक्रॉस द ग्लोब उनको सुना जाता है, उनको सुना जाता है। अली ज़फ़र हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं ये। और ख़ास तौर पर अब हमारी जो सिंगर यंगर जनरेशन है, ये एक टिपिकल स्टैंडर्ड अपना वो नहीं रखती हैं अभी, वो फिर उसमें नात में भी और पुराने जो वो उसको रिपीट करते हैं, रिवाइवल करते हैं कव्वाली को। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी चीज़ है। तो म्यूज़िक हमारी बहुत ज़बरदस्त, कोक स्टूडियोज़ जो हैं, वो अमिताभ बच्चन ने कहा था कि पूरी इंडियन म्यूज़िक ले लें, कोक स्टूडियो पाकिस्तान का हमें दे दें, इतनी जबरदस्त कामयाब वो हमारा रहा सेशन। बिल्कुल है। अच्छा ज़ुबैर साहब, अगर बात कीजिए, मोहम्मद ज़ुबैर साहब बचपन में के शरारती थे क्या? नहीं, हम बहुत शरीफ थे। अच्छा, मतलब कभी कोई शरारत ही नहीं की। कितने माशाल्लाह बहन भाई हैं आप लोग? हम 6 भाई 1 बहन। ओके, एक डेथ हो गई है। ओके। असद भाई और आप जो है पॉलिटिक्स में, इसके अलावा कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं है? नहीं, तो बाकी सब कर सकते हैं।
अच्छा। बल्कि असद और मेरे अलावा सब पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, वो समझते हैं हमें नहीं आती, बाकी सबको आती है। और बचपन तो असद जाहिर है सबसे छोटे हैं, तो वो लाडले भी होंगे। लाडले भी जी। बचपन में ईद कैसे सेलिब्रेट करते थे आप लोग? बहुत सिंपल, वो फौजी कैंटोनमेंट में तो हमें पता ही नहीं होता था ईद होती रही है नहीं। और ये तो ईद का जो और ये अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है, जो चेंज आए ना, जो सेलिब्रेशन जिसको आप कहते हैं। और ये जिस तरह से पाकिस्तान में रोज़े, जब कोविड नहीं था उस ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो एक जो माहौल होता है ना, वो इतना ज़बरदस्त होता है। और वो अगर एक पाकिस्तानी के तौर पर, जिस तरह मैं बाहर जब होता था और रोज़े होते थे और ईद होते थे, तो वो आप चीज़ें मिस करते हैं। अभी जो मामला चल रहा है, अभी अगर थोड़ी सी बात करें पॉलिटिक्स की भी, कि पाकिस्तान में जो मामला चल रहा है, क्या आप इससे सेटिस्फाई हैं क्या? पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जो कहते हैं कि पाकिस्तान को बनाने की कुछ रीजंस थी, और उसका विजन जो था वो कायद आज़म ने दिया था, या मुस्लिम लीग की जो टॉप लीडरशिप थी उस वक्त की थी। तो अगर हम देखें कि क्या हमने वो विजन अचीव करके, तो हमने नहीं किया, और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो हमने शुरू में हम कहीं और निकल गए। कायद आज़म की जो एक सबसे बड़ी खसूसियत थी ना, जब आप सब कहते हैं कि जी वो बड़े ज़बरदस्त लॉयर थे, और उन्होंने कभी कोई ऐसी चीज़ सियासत में नहीं की, उस वक़्त की सियासत में जो मार धाड़ की सियासत में थी, जिसमें एक स्टेप भी उन्होंने एक कानून के ख़िलाफ़ लेके किया हो। तो जो भी जद्दोजहद की, वो कानून के दायरे में की। सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किलात से गुजरे हम लोग, और आइन की जो आपने बात की, वाकई आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, और कायदे के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम लोग कहाँ फॉलो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को आने वाले वक्तों में कहाँ पर देख रहे हैं। और मेरा ये सवाल है, और एक और आपसे सवाल है कि आप जब, ऑब्वियसली बात है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि पूरी दुनिया जब मीडिया देखती है, और जो टॉक शोज में हमारे हो रहा होता है, जो हमारे जितने भी हमारे सियासतदान है सर, आई एम सॉरी, वो जो लड़ रहे होते, तो वो क्या उसका इमेज जा रहा था हमारे पाकिस्तान का। और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब, मेरा ये बड़ा तल्ख एक सवाल है आपसे, जब वो कहते हैं टीवी पे आके कि नवाज शरीफ चोर हैं, तो क्या फीलिंग्स होती है आपकी इस वक्त? अब तो कोई फीलिंग्स नहीं होती, बिकॉज रोज़ सुन के कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। मेरा ख्याल है वो एक होता है, हम कहते हैं उसको, जो मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, कि इमरान खान हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। आप मीडिया पर, आपको वो, आपने कहा ना, इमरान खान जब आके बोलते हैं, तो वो मीडिया मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि वो ड्रॉ करे अटेंशन। जब इमरान खान आज टीवी पर बैठ के शाम को अगर ये बोल रहे होंगे कि इन्होंने चोरी की, लूट के लेके वो जायदादें बना ली, तो किसी के लिए कोई न्यूज़ नहीं है, कोई भी रुक नहीं जाएगा कि वो ये क्या कोई ऐसी बात कर रहे हैं। सो वो कहते हैं ही हैज़ लॉस्ट द प्लॉट। तो उसके जो मीडिया एडवाइजर्स हैं ना, उनको मेरा ख्याल है रिक्रिएट करना चाहिए ब्रांड, एक ऐसा ब्रांड, क्योंकि जब आप तकरीबन 3 साल हो जाते हैं हुकूमत में, तो पाकिस्तान के, और पाकिस्तान तो गरीब मुल्क है, ज़्यादातर लोग गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, वो सुनना चाहते हैं अपने वज़ीर आज़म से कि वो उनके लिए क्या कर रहे हैं, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं, गुर्बत को कम करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, बेरोज़गारी को कम कर। सो अगर आपके पास चॉइस हो, अगर मैं हूँ मीडिया एडवाइज़र इमरान खान का, तो मैं कहूँ कि जी आज जब आप टीवी पर जा रहे हैं, तो लोगों को ये बताएं कि आप क्या इक़दाम कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए, गुर्बत कम करने के लिए, बेरोज़गारी कम करने। तो आपका मकसद ये लोगों के हालात इंप्रूव करने। आप कंप्लेन करने टीवी पर ना जाएं। आप जिस तरह, मैं अभी 2 एग्जांपल आपको देता हूँ पिछले चंद दिनों की। एक, उन्होंने आके एक दिन सफ़ीरों के मुतालिक कहा कि जी हमारे जो सफ़ीर हैं और हमारी जो भी एम्बेसीज़ हैं बाहर, वो कितना ख़राब काम कर रहे हैं, बल्कि इंडिया का जिक्र किया कि इंडिया के सफ़ीर कितना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब आप वज़ीर आज़म हैं, तो आप अपने 3 साल की फ़ॉरेन पॉलिसी की आप रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं, क्योंकि गिला आप किससे कर रहे हैं? अगर आपको गिला शिकवा है, तो इसका मतलब एक चीज़ तो है कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया 3 साल। एक तो वो आप रिकग्नाइज़ करें, और ये चीज़ें आप पब्लिक में नहीं कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक दिन उन्होंने कहा, अभी चंद दिन पहले, कि यहाँ वही जो वो कहते हैं कि 2 कानून हैं, एक गरीब के लिए, एक अमीर के लिए, और बड़ा ख़राब है, निज़ाम ही ख़राब है, इंसाफ नहीं मिल सकता गरीब को। तो वो भी आप किससे जिक्र कर रहे हैं? अगर उसके बदले अगर आप आके ये कहते हैं कि हमने पिछले 3 साल में ये स्टेप्स उठाए हैं पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के लिए,
ताकि एक आम आदमी को इंसाफ मिल सके। बड़ा मुश्किल है, अभी तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन ये 1 2 3 4 5 करना तो मैं 10 स्टेप्स लेना चाहता था। तो लोगों को हौसला होगा कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये वो बातें कर रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं, वो आप बता चुके हैं और लोगों ने आपको वोट जो दिया था वो तो दे दिया ना। अभी वो चले 6 महीने चल के आपका वो एक मसाला चलता है और वो चला भी नहीं है। देखें वो रिपीट हो के फिर नहीं चला। अभी बाई इलेक्शंस आप उठा के देखें तो बाई इलेक्शंस अक्रॉस द कंट्री अगर आप देखेंगे तो वो जो एक उनको डिसमेंटल करना था अपनी पॉलिटिकल ऑपोजिशन को, वो नहीं कर सके और लोग अभी भी उसी तरह से जाके वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब है वो चीज़ नहीं वर्क करती। वो वर्क करेगा अगर मैं मशवरा दूँ जिसमें आप वो इक़दाम बताएं जो आप कर रहे हैं। मैं अपने बच्चों को भी अगर यही मंत्रा रोज़ दूँ तो वो कहेंगे भाई अब्बा घर में कुछ खाने के लिए लेके आए कुछ। अच्छा, बड़ी मुश्किल से आपको टाइम मिलता होगा अपने लिए, क्योंकि आप तर्जुमान हैं मरियम नवाज साहिबा के और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के भी तर्जुमान हैं आप। तो कैसे अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि आप इतने बिजी होते हैं, टॉक शोज और फिर अपनी आपकी कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, तो कोई अपने लिए टाइम निकालते हैं? असल में दोनों तरफ जब से मैंने सियासत ज्वाइन की, पहले सारी उम्र ही बिजी था, बट सियासत में आने के बाद एक तो शुरू के जो 7-8 महीने थे, वो 8-9 महीने वो लाहौर में इलेक्शन कैंपेन और उन सब में गुजारे। वहाँ 2013 के इलेक्शन थे तो मैं मोस्टली लाहौर में था, वीकेंड पर या 2-3 हफ्ते के बाद एक दफ़ा आता था। फिर 2013 के जून में जब हुकूमत आई तो कैबिनेट में आ गया, मिनिस्टर बन गया और ज़ाहिर इस्लामाबाद में था, फैमिली यहाँ थी, तो उस वक्त भी हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्ते में एक दफ़ा आता था। और जब मैं गवर्नर हटा हूँ तो उस वक्त मैंने शायद सोचा थोड़े अरसे के लिए कि यह अब थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, बट उसके बाद इवन वर्स हो गया, क्योंकि मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स है वो होती है पंजाब में। लाहौर से गढ़ है, बिल्कुल लाहौर का हेडक्वार्टर है, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है, पार्लियामेंट है, सब कुछ वहाँ है। तो पिछले 2.5-3 साल में मेरा नहीं ख्याल है कोई एक हफ्ता ऐसा हुआ हो कि जब मुझे ट्रैवल ना करना पड़ा। फिर उसके बाद एक 2019 में जब मरियम नवाज बाहर निकली और मूवमेंट शुरू थोड़ी बहुत वो पंजाब के शहरों में, तो जगह जगह फैसलाबाद, डस्का, हर जगह जाना होता था। और फिर ये अभी जब पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई तो उस वक्त मेरा ख्याल है कोई मरियम नवाज के साथ मैंने सितंबर से लेके फरवरी तक 30,000 किलोमीटर रोड पर ट्रैवल किया। उसके अलावा हर हफ्ते जहाज़ में आना जाना था, तो स्कर्दू, गिलगित, और फिर वो गिलगित में आप जा रहे हैं और फिर पूरे उसके आगे सुबह निकल के रात को 12 बजे ड्राइव एक जगह दूसरी जगह। तो ज़ुबैर भाई, अभी मैं जब से आपसे बातें कर रहा हूँ, बड़े पोलाइट हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं आप, तो मतलब सियासतदान तो बहुत ज़्यादा एक हार्श भी होते हैं बहुत जल्दी। मैंने देखे आपके बेशुमार इंटरव्यूज देखे हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं। तो क्या ये मतलब आपको बाय बर्थ है या आप इस फील्ड में आके आपने कहा नहीं भाई अपने आप को बिल्कुल पेशेंस के साथ लेके चलना है? तो घर का माहौल होता है, सो बाय बर्थ होता है वो जिसको आप कहते हैं कि आपको एक, फिर जब आप प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको एक महसूस होता है, मैच्योरिटी आती है। और फिर सबसे ज़्यादा मैच्योरिटी आती है जब आप काम करने लगते हैं। तो आप लोग भी काम करते हैं ना, तो तहम्मुल मिजाजी तो आपको वहाँ से आती है, क्योंकि हर चीज़ आपकी नहीं चलती ना, आपको दूसरे की भी सुननी पड़ती है। फिर बॉस होता है, बॉस चाहे अच्छा है बुरा है उसकी बात सुननी पड़ती है। उसको आप अगर उसकी बात से इख्तिलाफ भी करते हैं तो आपको पता है कि कैसे करते हैं। अगर आप अच्छे बेटे हैं तो अपने वालिदैन से भी इख्तिलाफ, आपको एक तरीका होता है ना, जिससे दोस्त से इख्तिलाफ करते हैं, अपने वालिदैन से करते हैं, एक डिफरेंस होता है। आपको वो पता होना चाहिए कि आपने कितनी ऊंची आवाज़ में बात करनी है, क्या करना है। तो ये बेसिक्स आप ओवर अ पीरियड ऑफ, ये कोई क्लास तो नहीं होती, ये आप लर्न करते हैं। एक शख्स होता है ब्रॉट अप, बड़ा काम करता है, तो और फिर नौकरी आप करते हैं। फिर जिस तरह से मैं एक ऐसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में था, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आप जब ग्लोबल कंपनी के लिए, मल्टीनेशनल के लिए काम करते हैं तो उसमें फ्रेंच भी काम करते हैं, जर्मन्स भी करते हैं, अमेरिकन भी करते हैं, इंडियंस, मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक। और फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिस तरह इजरायलीज हैं, वो भी काम कर रहे हैं, आपके साथ वाले कमरा उसका है, तो आप उसको मार धाड़ तो नहीं करेंगे ना।
तो आपकी रिजर्वेशन होती है क्योंकि एक आपका ब्रॉटअप होता है, वो एक डिफ़िकल्ट होता है, बट आपकी मैच्योरिटी उसमें एक आती है आपकी अप्रिशिएट करना कि तमाम दुनिया के लोग जो होते हैं वो जनरली अच्छे होते हैं, सबको राइट और रॉन्ग की पहचान होती है, उनका अपना मज़हब हो सकता है, उनका अपना रिचुअल हो सकता है जो आप डिसएग्री में होता है, लेकिन उनकी अपनी कंट्री का नेशनलिस्टिक फर्वर होता है जिस तरह हमारा है। तो अच्छा या ख़राब जहाँ यहाँ बैठ के बातें करते हैं और जी फ्रेंच ऐसे हैं और जी जर्मन ऐसे हैं और फलाना, तो बड़ा ज़ाहिर है क्योंकि हर एक के घर में राइट और रॉन्ग की तरबियत दी जाती है। हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में राइट और रॉन्ग की, जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जितनी अच्छे आपके पेरेंट्स होंगे, चाहे वो जिस भी फैमिली से थे, तो वहीं से आप सीखते हैं। अच्छा जुबैर भाई, आप बात कीजिए, आप एक प्राइवेट निजी चैनल में भी आपने होस्टिंग की है, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि उस चैनल में मैं भी रहकर आया हूँ। वो असल में मैं जब IBM मैंने छोड़ा था तो मुझे एक उस वक्त सलमान तासीर साहब के ब्रदर इन लॉ थे, वो मुझे जानते थे और मेरा बिज़नेस वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट था, ये बिज़नेस चैनल था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे एक ऑफ़र दिया, तो मैंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये बिल्कुल कि लोग कहते हैं ना कि जी ये बड़ा अच्छा इकोनॉमी को समझता है और ये सब कुछ करता है। दो, एक तो मुझे एक इंटरेस्ट हमेशा से फाइनेंस में था, नेचर ऑफ जॉब भी वैसे थी, लेकिन जो मईशत मैंने सीखी है, मईशत वो दो सोर्सेज से सीखी है। एक वो होस्टिंग करके और एक IBA में सीनियर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा के। क्योंकि जब आप होस्टिंग करते हैं और आप स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर को बुला रहे हैं और उससे आपने मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करनी है, तो आप प्रिपेयर होंगे ना, तो आपका इंटरेस्ट तो होता है, इंटरेस्ट के बगैर तो हो ही नहीं सकता ना कोई भी चीज़। फोकस ऑन न्यूज़ था मेरा ख्याल है, तो वो उसमें वो उसको चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमी के दूसरे जो सब्जेक्ट्स थे उनको समझने का, ज़्यादा डीप समझने का इंटरेस्ट से वो मुझे जो मौका मिला था ना, वो मेरा ख्याल है बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जी। तो कितने साल आपने वहाँ पे काम किया? वहाँ मैंने इनफैक्ट वो मैंने छोड़ा ही उस वक्त था जब मैंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, जब मुझे मूव करना पड़ा था कराची से लाहौर। मेरा ख्याल है 2-2.5 साल तक किया था। जुबैर भाई, अब बिल्कुल शो का लास्ट सेशन स्टार्ट हो गया। मैं चाह रहा हूँ कुछ सवालात मैं आपसे करूँगा, एक वर्ड, एक नाम लूँगा, आपने एक जुमला बोलना है प्लीज़। पहला नाम है जी इमरान खान साहब। नहीं मतलब उनको डिस्क्राइब करने के लिए पूरा एक एनसाइक्लोपीडिया चाहिए। आप कह रहे हैं एक बस एक जुमला बोल दें बस। मेरा ख्याल है टू एम्बिशियस। ओके। असद उमर साहब। डिसअपॉइंटमेंट है, मतलब जितना उनका अच्छा बैकग्राउंड था, पढ़े लिखे थे। ओके, तो गलत चले गए वो PTI में? गलत चले गए। तो कहाँ होना चाहिए था? PMLN में? शायद से। मरियम नवाज साहिबा। दिलेर, करेजियस। शेर की बेटी। अगर शेर की बेटी तो शेर नहीं होगी ना। एक क्वालिटी आप कहें ना, तो सबसे बड़ी क्वालिटी है दिलेरी।
तो दलेरी ब्रॉटअप में वही ना, बाप से आई ना नहीं, बाप से है, उससे बिल्कुल उससे बहुत डिफरेंट है। ओके। क्योंकि वो जो है ना, दलेरी एक लड़की के लिए जेल जाना और हमारे माशरे की लड़की वहाँ हमारे रहना जेल में, फिर उसके बाद बाहर आना और फिर उससे और ज्यादा स्ट्रांग होके बात करना, तो मेरा नहीं ख्याल है जेल में तो लोग वैसे 2 दिन जाके आप एक हिसाब में आपको एक बताता हूँ। जब मियां नवाज शरीफ लंदन से आए थे और मरियम नवाज के नोइंगली कि जेल जाना है, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में किसी बाप को अपनी बेटी को अगर किसी थाने में लेके जाना पड़े 4 घंटे के लिए रात को, तो आप सोचें कि वो कितना ख़राब एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ बाप और बेटी जेल जाने के लिए आए तो करेज नहीं है तो और क्या, बाकी पॉलिटिक्स तो छोड़ दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब मेहनती ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर है, पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़बरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर। मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी देख लिया ना पीडीएफ में जो हुआ है, वो आपके सामने ही, तो मैंने कहा ये भी आपसे पूछ लें जरा मौलाना साहब के बारे में। मेरा ख्याल है क्या कहना चाहिए, बेहतरीन सियासतदान जो होता है ना, वो होता है जो सक्सेसफुल हो। और इतने कम सपोर्ट जो है, मतलब उनके पूरे पाकिस्तान में तो सपोर्ट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके एक नाम ऐसा क्रिएट किया। एक होते थे मौलाना नहीं, नसरुल्ला, एक होते थे पॉलिटिशियन, वो उनकी एक सीट भी नहीं जीत सकते थे, एक सीट भी नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जब भी ऑपोजिशन इकट्ठी होती थी तो वो उसके हेड होती थी। सही। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डायनेमिक ओके इन हिज वर्क, मतलब फॉर सच ए यंग पर्सन, मतलब उनकी जो विजन है, जिस तरीके से अपने वालिद साहब की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, कि आप समझते हैं कि वो सही वे में, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? माँ की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, वालिद साहब की नहीं। सही यही मैं सुनना चाहता हूँ आपके अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली गाहक सियासतदान। ओके। जुल्फकार अली भुट्टो साहब लेजेंड, मतलब उनकी पॉलिटिक्स को आप मानते हैं? देखिए, एक बहुत से सियासत में आप बहुत से लोगों से इख्तलाफ होते हैं, लेकिन और उन्होंने भी बहुत बड़ी गलतियां की थी एज अ पॉलिटिशियन, एज अ प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से पाकिस्तान को रूल किया था, बहुत सी ज़बरदस्त चीज़ें की थी, आइन दिया था, सब कुछ किया था, लेकिन इतनी बड़ी प्राइस पे की है, जो उन्होंने तो पे की है, पाकिस्तान ने पे की। आज भी वो जो कहते हैं ना भुट्टो जिंदा है, उसकी वजह है ना, आप जब इंटीरियर सिंध में जाके, जब मैं गवर्नर भी था, मैं इंटीरियर सिंध में जाके आम लोगों में बैठता था, अभी भी जब जाने का मौका मिलता है तो आप हैरान होते हैं कि वो शख्स क्या क्रिएट करके चला गया। तो आप जब आम एक औरत से या एक आम सिंधी से पूछते हैं कि यार क्या दिया है पीपल्स पार्टी ने, क्यों वोट करोगे, तो कहते हैं साईं भुट्टो जिंदा है, वो यही बात करते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ना, मतलब कुछ जबरदस्ती इससे आज भी इतने सालों बाद बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो एक, और आप जब उनके वहाँ जाते हैं, मज़ार पर जाते हैं, तो वो ऐसा माहौल है जैसे एक नस्लें बदल गई हैं। तो एक शख्स ने कुछ तो किया होगा, मतलब देखा ना, एक मिसाल के तौर पर एक किसी नॉन पॉलिटिकल पर्सन के लिए, एक मिलिट्री जनरल के लिए, किसी के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या किया है। सो जो प्राइस पे की थी और जिस डिग्निटी से पे की थी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, आप, मुझे 10,000 इख्तलाफ आते हैं उनकी पॉलिटिक्स से, लेकिन जिस डिग्निटी से उन्होंने अपनी जान दी थी कि उठ के जाना, और उनकी फैमिली ने, ख़ासतौर पर उनकी वाइफ ने और बेनज़ीर भुट्टो ने अपने आप को कैरी किया उस इतनी मुश्किल उनके, तो एक फांसी की सज़ा हो रही है भाई, कोई छोटी बात है, कोई मजाक तो नहीं हो रहा। और वहाँ फिर उसके बाद उनकी बॉडी की तदफीन जिस तरह की गई, शक्ल नहीं दिखाई गई, तो इतनी बड़ी प्राइस अब पे कर दी है, मेरा ख्याल है तो लेजेंड ही है ना। जब एक लेजेंड वो होता है, जो बहुत से लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इमरान खान को क्यों लेजेंड मानते हैं, वसीम अकरम को, जावेद मियांदाद को क्यों लेजेंड मानते हैं, वो जो उन्होंने नकूश छोड़े ना, वो आम क्रिकेटर ने नहीं छोड़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जुबैर भाई, जिस तरह आप अभी लास्ट कुछ गुजरे आप गवर्नर सिंध भी रह चुके, तो जो गवर्नर हाउस का जो प्रोटोकॉल था उसको मिस करते हैं? असल में जो इंसान की बड़ाई होती है ना,
वो उस वक्त पता चलती है जब आप ओहदा छोड़ते हैं कि आप कितनी आसानी से वो प्रोटोकॉल से वापस आते हैं। और मेरा ख्याल है मुझे कोई शायद एक दिन भी नहीं लगा था। वैसे एंजॉय किया आपने? एंजॉय किया? ये मेरे वालिद साहब थे, जनरल थे, और उस वक्त एक तो जनरल्स इतने नहीं होते थे, और वो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टू द प्रेसिडेंट, और उसी तरह से प्रोटोकॉल 6-7 कारें होती थी। और जब वो ख़त्म हुए थे और हम कराची आए थे, तो हम केटीए में रहते थे, तो वॉक करके धोरा जी जाते थे और वहाँ से बस लेते थे, यही वाली वैगन थी, और उसमें सफ़र करते थे। तो हम उस माहौल में पले पड़े, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन वैसे एंजॉय किया ना प्रोटोकॉल? इन्जॉय मतलब इन्जॉय सच नहीं किया। जब मैं गवर्नर था तो अपना जहाज़ था, तो 99% मैं आम जहाज़ में जाता था, कभी आगे नहीं बैठता था, लाइन में खड़ा होता था। और वो मैं हमेशा उस वक्त भी कहता था, अब भी कहता हूँ, किसी ने मुझे, अब भी मैं अपनी कार में खुद चलाता हूँ और आम सी कार है, कोई मेरे पास प्रोटोकॉल नहीं होता, कोई पीछे गार्ड नहीं बिठाता मैं कभी भी, एंड आई हेट इट। मैं लाहौर और इस्लामाबाद जाता हूँ तो करीम में सफ़र करता हूँ जी, तो कोई मुझे आज तक मुझे लाहौर और इस्लामाबाद में कोई पिक करने नहीं आया। 3.25 साल हो गए अभी करीम में सफर करते लाहौर जाके? 100%। लोग आपको पहचानते, कहते नहीं सर आप इतने बड़े ड्राइवर पहचानते। अच्छा, फिर क्या कहते हैं अब उनको आगे से? मज़ा ही ज़िंदगी का उसमें कि जब आपको अल्लाह ताला दे तो उसको एंजॉय करे, और फिर इतनी चीज़ें एंजॉय करने के लिए और क्या चाहिए भाई। आपको देखें, मैं जब वो लाइन में खड़ा होता था ना, जब मैं गवर्नर भी था, और मैं वो सिक्योरिटी में बेल्ट उतारना और घड़ी उतार के उसमें रखना और लाइन में सिर्फ खड़े होना, तो मैं अपनी वाइफ को कहता था कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मैं ये 5 मिनट जो कर रहा हूँ, सारे मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। फ्री की मार्केटिंग है ना, तो ये भी ना आपको एहसास हो कि यार आप, और आपने क्या है, आपने कौन सा कोई एक रात पूरी जेल में काट लिया है, 5-10 मिनट आप लाइन में खड़े हो गए। और सबको सीखना चाहिए। मुझे तो इतना बुरा लगता है, इतना ये इस चीज़ का, कि इवन मैं कहता हूँ उसकी तशहीर करने में भी वो जो होता है ना, वो एक अभी हमारे बहुत पीटीआई में दोस्त हैं, अभी भी लास्ट वीक में वहाँ इस्लामाबाद में था, तो सब थे, ये फवाद चौधरी वगैरह, फैसल वार्डा वगैरह। तो हमारी बहस ये हो रही थी कि आप लोग तशहीर क्यों करते? जब आप कहीं खाना खाते हैं, फवाद चौधरी की और उस्मान डार भी था, वो भी आया था, तो इन दोनों की तस्वीर आई थी कहीं कि किसी रेस्टोरेंट में बैठे, और वो फिर ट्वीट किया और लिखा हुआ कि उस्मान डार और फवाद चौधरी आम लोगों के साथ खाना खाते। मैंने कहा भाई आप कौन है? सऊदी रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ है आपका? आप भी तो आम हैं। ये तो उसकी बेइज्जती करने की बात है कि आप पाकिस्तानी की। और फिर एक में जिस तरह असद उमर और हमाद अजहर एक रेस्टोरेंट में दाल खाते, भाई दाल पर एहसान कर रहे हैं, दाल तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगले 5 साल में पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं आप? अगले 5 साल में बहुत से इफ्स एंड बट्स हैं। एक तो ये है कि 2023 में इलेक्शन है, 2023 में होता है, उससे पहले होता है। एक तो बिल्कुल क्लियर बात है कि पाकिस्तान का वे फॉरवर्ड एक ही तरीका है कि कंटिन्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, उसके अलावा कोई तरीक़ेकार नहीं। और एक अच्छी चीज़ पाकिस्तान में जो 2008 से हो रही है, वो ये चीज़ हो रही है कि ट्रांजिशन होती है एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत, पसंद हो नापसंद हो, 100 इल्ज़ामात लगें, लेकिन वो वाहिद तरीका है। पूरी दुनिया का तरीका कोई हमने तो नहीं ईजाद किया। चाहे जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, जापान हो, हिंदुस्तान हो, सब ने उसी सिस्टम को अपनाया, और वही सिस्टम बेहतरीन सिस्टम है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके इलेक्शन कब होते हैं। अर्ली इलेक्शन होते हैं 2023 के इलेक्शन में ज़ुबैर भी आप क्या समझते हैं कि वापस आप लोग आ जाएंगे? देखिए, अभी ये मेरे कहने की बात नहीं। अभी आप देख लें जितने बाई इलेक्शन हुए, वो एक इंडिकेटर होता है कि अवाम, और बाई इलेक्शन रूलिंग पार्टी हारती नहीं है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि रूलिंग पार्टी एक के बाद दूसरा बाई इलेक्शन आ रहा है। बिकॉज आप, और ख़ास तौर पर आप एक जगह देखें ना, वज़ीराबाद है, डस्का है, वहाँ अवाम को नौकरियाँ चाहिए, उनके थाने कचहरी के प्रॉब्लम है, नो डाउट बहुत सारे मसाइल हैं, डेवलपमेंट वर्क के, रोड बननी है, पानी आने, वो किससे होगा? जो रूलिंग पार्टी है। तो उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। इमरान खान को समझ ना दोबारा आ जाएंगे वो 23 में, यानी मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अवाम के जज्बात है और जितने सर्विस वगैरह हैं, बहुत बुरे जज्बात है, नो डाउट। जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्लियरली एक सबसे बड़ी जमात है। ये तो नहीं मैं कह सकता, कहीं नहीं देख हो सकता है वो एक साइज। देखिए, कहीं
ये ज़रूरी नहीं होता कि सियासतदान की सक्सेस इसी में है कि वो हुकूमत बनाए। अगर इमरान खान हार जाए तो ही शुड बिकम अ गुड लूज़र, ठीक है, हार माननी चाहिए और असेंबली में आए, और असेंबली में आके देखें एक हुकूमत के लिए रोल होता है पाकिस्तान के आइन में, ऑपोजिशन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है, वो भी अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, उसके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्योंकि उसने अब हुकूमत पर एक तलवार के तौर पर काम करना है, चेक एंड बैलेंस के, जहाँ भी हुकूमत गलत फैसला करे तो किसने, मीडिया ने करना है, जुडिशरी ने करना है, ऑपोजिशन ने करना है, यही तीन है ना इदारे जिन्होंने हुकूमत की पकड़ करनी है। तो 2023 में इलेक्शन होगा या 2022 में होगा, PMLN जीतेगी, बट वही मैं कह रहा हूँ कितने नंबर से जीतती है, क्या हालात होते हैं, पाकिस्तान को वापस जाना है उस मोड में मईशत के जो अवाम के लिए बेहतरी लेके आए इंशाल्लाह और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। अच्छा, मेरे दो लास्ट क्वेश्चन मैं सोचा आखिर में आपसे करूंगा, किसके ज़्यादा करीब है, नवाज शरीफ साहब के या शहबाज शरीफ साहब के? नवाज शरीफ, वो सिंपल, इसकी कोई और वजह नहीं है क्योंकि जब इलेक्शन हो रहा था, जब मैंने ज्वाइन किया है तो उस वक्त नवाज शरीफ के साथ इलेक्शन सेल में काम किया ज़्यादा, उस वक्त शहबाज शरीफ के साथ। फिर हुकूमत जब बन गई तो मैं 5 साल उनके करीब रहा क्योंकि पहले 3.5 साल मिनिस्टर कैबिनेट का हिस्सा था, तो इस्लामाबाद में नवाज शरीफ के साथ काम किया, फिर गवर्नर था तो डायरेक्टली फिर नवाज शरीफ के साथ काम, तो उस वजह से ज़्यादा क्लोज मियाँ साहब के साथ था। मियाँ साहब 100% है। लास्ट में चारों पाकिस्तान की आवाम के लिए आज ईद का दिन है, कोई ऐसा मैसेज? मेरा ख्याल है पाकिस्तान एक ज़बरदस्त, फिर पाकिस्तानियों के लिए इससे अच्छा मुल्क हो ही नहीं सकता, और सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल हालात देखे हैं पिछले 70-72 साल में, जंगें भी हुई हैं और सब कुछ हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने सरवाइव किया, और आज जो पाकिस्तान का यूथ है वो ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ज़्यादा पुरुमीद है, तो हमें यकीन दिलाना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर ज़बरदस्त है, अच्छा ही हो सकता है, ख़राब नहीं हो सकता। और मेरा ख्याल है जो गलतियां हम कर चुके हैं तमाम लोग, हम सब बाशमूल में और हमारी पार्टी, मेरा ख्याल है उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान का जिस तरह मैंने कहा पॉलिटिकल प्रोसेस जारी रहना चाहिए और सबको मिल के पाकिस्तान के लिए काम करना है। ज़ुबैर भाई, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन ईद मुबारक। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि आज लाइटर मोड में हमने आपको दिखाया ज़ुबैर साहब के साथ, एक आज हमने दिन गुजारा, आप लोगों को दिखाया भी, और इसके अलावा मैं यकीन करें जब आज इनसे मिला हूँ ना, इतने सॉफ्ट स्पोकन, और बात की जाए इतने तहम्मुल के साथ बात करना, और वो कहते हैं ना जब इज़्ज़त दो तो इज़्ज़त मिलती है, और वाकई ऐसा ही हमने पाया और बड़ा ज़बरदस्त लगा जिनसे मिलके। ये वही बात है कि बाय बर्थ ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, इंसान बड़े होकर नहीं सीखते, पैदाइशी घर से इंसान को, पेरेंट्स की तरफ से और जो घर का माहौल होता है आसपास का, वहाँ से इंसान को सीखने को मिलती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना जो है बड़ा आजकल वही केसेस जो बढ़ रहे हैं, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आज ईद का दिन है, SOPs को फॉलो करते हुए आज मिले अपने रिलेटिव से, बहन भाई से, सबसे मिले, सबके घर जाएं भी, लेकिन SOPs का खास ख्याल रखें और थोड़ा कोशिश करें कि जो ये मामलात हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा जो है वाकई मैं सोचें कि जो SOPs का बार बार कह रहे हैं, शॉपिंग सेंटर्स को भी रमज़ान में कहा, अब तो ईद आ गई, ईद के बाद शायद खुले, बाजार रूटीन खुल जाएंगे, लेकिन टाइमिंग्स दोबारा से थोड़ी सी शॉर्ट कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कोरोना जल्द जो है ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। और मेरी जानब से, मेरी टीम की जानब से और 7 न्यूज़ की इंतजामी की जानब से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और नाज़रीन, जैसे कि आप देख लीजिए जो आउटफिट मैंने पहना है, ये सिया ब्रांड का बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन है, आप लोग भी ट्राई कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद। ईद मुबारक पाकिस्तान।